तो एक ऐसा फैसला जिसने राजनीतिक तौर पर हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि उस फैसले में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी पार्टी नहीं है। इसमें केंद्र सरकार यानी कैबिनेट का डिसीजन है, राष्ट्रपति की मोहर है और उसको लेकर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणियों के साथ सारी स्थितियों को खारिज करते हुए उत्तराखंड में सरकार को बहाल किया है, विधानसभा को बहाल किया है और 29 तारीख को बहुमत साबित करने का दिन भी तय कर दिया है। तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए इन सब के बीच हरीश रावत कर रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलिए वहीं चलते हैं। और पर जीवनदायिनी के तौर पर आया, जरा सुना जाए उनका क्या कहना है। मैं इस क्षण में सारे उत्तराखंड के अपने भाई बहनों की ओर से राज्य की और राज्य से बाहर की भी सभी लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, विकासवादी, सहिष्णुतावादी ताकतों की ओर से शक्तियों की तरफ से, धाराओं की ओर से महामहिम न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे राज्य के उत्तराखंड के शरीर पर जो 4 गहरे घाव लगे, एक तो सत्ता और धन बल से दल बदल करवाया गया। जब महामहिम राज्यपाल की आज्ञा से हम विधानमंडल के पटल पर बहुमत सिद्ध करने से चंद कदम की दूरी पर थे, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। एक लोकप्रिय, जनप्रिय बजट जो उत्तराखंड के आम व्यक्ति, गरीब गांव की बात करता था, उस बजट को रद्दी की टोकरी में डालने का आदेश जारी किया गया। और चौथा जो गहरा घाव लगाया गया वो मार्च और अप्रैल के 2 महीने किसी भी राज्य के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मार्च के महीने में वर्ष की योजनाओं को संवारा जाता है, उसको फाइन ट्यूनिंग की जाती है। हमारा लगभग 600-700 करोड़ रुपया जो इंदिरा जी ने व्यवस्था करके रखी थी वो खर्च नहीं हो पाया, जिसके लाभ से उत्तराखंड वंचित रह गया, यहाँ के गरीब वंचित रह गए, आम आदमी वंचित रह गया। और अप्रैल के महीने में जिसमें हमको इस 2016 सत्र के लिए सारी चीजों को लाइन अप करना था, क्योंकि बहुत कम समय रहता है किसी भी सरकार के अंतिम 5वें वर्ष में काम करने के लिए। ये जो महत्वपूर्ण समय निकल गया और एक जिसको राय जिस तरीके से एक मोमेंटम बनता है बजट को खर्च करने का, जो सरकार के कामों का 2 साल से जिसको हम बना करके लेकर के आए थे और तीसरे साल में हम समझ रहे थे कि एक जबरदस्त शुरुआतें कई दिशाओं में होंगी, उन शुरुआतों को गड़बड़ा गई। तो ये 4 जबरदस्त घाव जो उत्तराखंड के शरीर पर लगे, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से, जिस प्रकार से उन्होंने थ्रेडबेयर सब चीजों पर न्याय दिया है, मरहम लगा है। और मैं राज्य की जनता की तरफ से सबसे ये कहना चाहूंगा कि यदि इस क्षण भी हम सब चीजें भूल करके आगे की तरफ देख लें, न्यायालय में लड़ाइयां चलेंगी, आगे बात जाएगी, लेकिन हम लोग यहाँ के सार्वजनिक जीवन में यदि केंद्र सरकार से मैं विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि अब भी वो राज्य के साथ सहयोग करें, तो हम इन घावों को
कुछ सीमा तक, क्योंकि उत्तराखंड ने पहले भी बहुत सारे घाव खाए हैं। हमने समय के साथ उन घावों को भूलने का काम किया है, हम इनको भी भूलने का प्रयास करेंगे। ये मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस क्षण भी काम शुरू हो वो क्षण जो है सहयोग की भावना से शुरू हो। मैं पिछली सारी इस कटु चैप्टर को भूलने के लिए मैं अपने साथी सहयोगियों से भी कहूँगा कि हम तैयार हों, लेकिन आगे की तरफ सिर्फ जो विकास का रास्ता है राज्य का, यहाँ की जन आकांक्षा का रास्ता है, उस रास्ते में किसी तरीके की रुकावट पैदा न की जाए। मैं अभिभूत हूँ जिस तरीके से इस लड़ाई को यहाँ के कॉमन मैन ने, आम आदमी ने लड़ने का काम किया, जिस तरीके से वो जुटे हैं। हमारी कोई ताकत नहीं थी, जो भी हम यहाँ हैं, कांग्रेस के लोग हैं, पीडीएफ के लोग हैं, हमारी कोई ताकत नहीं थी। असली ताकत इसके पीछे उत्तराखंड का जनमानस था। जहाँ कहीं हम जा रहे थे, जो उमड़ पड़ रहा था, आ करके अपना सहयोग जता रहा था, कह रहा था नहीं तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम उत्तराखंड की लड़ाई लड़ रहे थे, इन्होंने तुमसे लड़ करके गलती करने का काम किया है। तो मैं उन सब भाई बहनों को बहुत उनके स्नेह के लिए, आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी कोई ताकत नहीं है, हमारी कोई शक्ति नहीं है कि हम इतने महाबलियों से लड़ सकें, लेकिन ये जनता की ताकत पर और न्याय पर जो हमारी अटूट आस्था है, भरोसा है, हम उसके बल पर लड़ पाए हैं। मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा और ये बहुत बड़ा क्षण है। व्यक्ति के रूप में हम बहुत छोटे इंसान हैं, लेकिन भावना के रूप में जो है हमारी भावनाएं उन लोगों के साथ हैं जो जिन्होंने इस लड़ाई में अपने आशीर्वाद से उत्तराखंड को विजयी बनाने का काम किया। ये उत्तराखंड की जीत है। और मैं इस अवसर पर अपने पीडीएफ के साथियों को, पीडीएफ इस समय इस राज्य के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और विकासवादी ताकतों का अगुवा बन करके खड़ा हुआ, एक चट्टान की तरीके से एकजुट होकर के, जिस तरीके से हमारे 6 साथियों ने कहा कि नहीं हम सरकार के साथ हैं, हरीश रावत के साथ हैं, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व निर्णय है उनका। मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं, चाहे वो निर्दलीय विधायकों के रूप में उनको देखें, चाहे आप यूकेडी के विधायक के रूप में देखें, चाहे आप बसपा के विधायक के रूप में देखें, मगर उनकी एकजुटता ने हमको बहुत ताकत दी। और मैं अपने कांग्रेस के विधायक साथियों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सब तरीके के प्रलोभन ठुकरा करके भी वो पार्टी के साथ खड़े रहे। मैं अपने एक ऐसे विधायक साथी को जानता हूँ जिसको कई तरीके के दबाव और प्रलोभन दिए गए और उसने कहा कि आप जहर ला करके तुम उसको दे दीजिए, मैं जहर पी लूँगा, लेकिन मैं उत्तराखंड के साथ और कांग्रेस के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तो जो इस तरीके की भावना के लोग हैं, मैं उन ऐसे साथियों को, सब साथियों को जो दृढ़ता से एकजुट होकर के रहे, जिनके अभिनंदन का प्रदेश कांग्रेस ने जिले जिलों में कार्यक्रम बना करके रखा है, जो हमारे वो साथी हैं जो बिल्कुल चट्टान की तरीके से अडिग रहे, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं, पीडीएफ सहित सब लोगों को जो है। मैं और पार्टी के अपने कार्यकर्ता साथियों से भी कहूंगा, ये कोई जश्न का क्षण नहीं है, ये आगे की तरफ कर्तव्य पालन का क्षण है। इससे हमारी जिम्मेदारियां बड़ी हैं। हमको अब ये जो पीछे नुकसान हुआ है राज्य का, कोशिश करनी है कि वो नुकसान कंपनसेट हो। और ये नुकसान कोई छोटा नुकसान नहीं है, ये छोटा नुकसान नहीं है। ये जो अप्रैल का महीना सारा गड़बड़ाया है, केवल 700 करोड़ खर्च नहीं हो पाया मार्च का, वही रोना नहीं है। रोना इस बात का भी है कि जो बजट के माध्यम से पूरा एक दिशा बनाई गई थी, वो सारी दिशाएं इस दौरान जो है गड़बड़ा गई, वो सब टूट गई, बिखर गई। उसको संवारने की चुनौतियां हैं। तो इसलिए हम आगे आने वाली चुनौतियों के रूप में भी इस बात को देखने का काम हालांकि हाईकोर्ट ने कहा है कि 29 तारीख को फ्लोर टेस्ट किया जाए, लेकिन भाजपा ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो आपको भी लगता है कि ये लड़ाई और लंबी लड़ी जाएगी? देखिए, हम कभी लड़ने की बात नहीं करते। वो तो महाबली हैं, वो शक्तिशाली हैं, उनकी वो तो बड़े चौड़े सीने वाले लोग हैं और हम सर झुका करके काम करने वाले लोग हैं।
हम लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो इस क्षण में भी सहयोग की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं राज्यों को जिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की आप बात करते हैं, यदि कोई संदेश न्यायपालिका के निर्णय से आपको गया है तो लेट अस बिगिन विद अ न्यू फेज। और जिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की आप बात करते हैं, हम उसी की दुहाई देते हुए आपसे कहना चाहते हैं कि यहाँ से भी सबल जाइए और आगे की तरफ राज्य को अपना काम करने दीजिए। रहा सवाल न्यायालय के आदेश का, उन्होंने 29 तारीख को फ्लोर टेस्ट की बात कही है। हम न्यायालय के आदेश का और जो भी इस विषय में महामहिम या स्पीकर महोदय आदेश देंगे, जिनके क्षेत्र में भी आता है, हम उनके आदेश का पालन करेंगे। कौन करेगा? अब ये पूरा जजमेंट देखने के बाद मैं इस विषय पर कोई कमेंट करना चाहूंगा। अभी हमारे पास कोई जजमेंट नहीं है। मैंने कहा मैं पूरा जजमेंट देखने के बाद ही इस पर कुछ कहना चाहूंगा, लेकिन जजमेंट के जो अंश मीडिया से हमारे तक आए हैं, मैं उन अंशों के आधार पर यह कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड को न्याय मिला है और उत्तराखंड की जनभावना की जीत हुई। हरीश जी, राष्ट्रपति शासन तत्काल प्रभाव से हट गया तो आप ऑटोमेटिकली मुख्यमंत्री है ना, आप ये तो कंसीडर करना है। देखिए, हम वो हैं जो लोग बनाते हैं, तो लोग जो बना देंगे हम वो हो जाएंगे। सर जो नौबागी विधायक हैं उनको भी वोटिंग से अलग रखा गया। देखिए, मैं उनके विषय में मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। उनके दोस्तों ने ही अब उनको गर्म आलू मान लिया है। कोई उनको नाला बता रहा है, कोई जो है उनको पापी बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। मुझको क्यों उसमें कहलवा रहे हैं? हम तो अभी जो है हमारी चीफ विप के माध्यम से हम कोर्ट में हैं, उनके पिटीशन के रेस्पोंडेंट के रूप में हैं, तो इसलिए हम जिसके विपरीत भी खड़े होते हैं, हम उनका भी पूरा आदर करते हैं। तो इसलिए मैं उनके विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। उनमें से कोई विधायक वापस आना चाहे तो क्या आप उनका स्वागत करेंगे? मैंने कहा कि इस समय वो न्यायालय के सम्मुख गए हैं माननीय स्पीकर महोदय के आदेश के खिलाफ, और हमको भी उसमें उन्होंने एक रेस्पोंडेंट बनाया है। तो हम जब रेस्पोंडेंट के रूप में हैं तो हम जो भी कहेंगे वो माननीय न्यायालय के सम्मुख ही। मैं अभी अपने वरिष्ठ साथियों से बातचीत करूंगा और जैसा अपने एडवोकेट साहिबान से भी बातचीत करूंगा, उसके बाद ही मैं कुछ इस विषय में कदम उठाना चाहूंगा। क्योंकि आप जानते हैं, गरीब आदमी हम तो रास्ते के पत्थर हैं, तो हम में बहुत धैर्य है। सर सीडी के लिए भी कोर्ट ने कहा है कि सीडी आधार नहीं है। झूठी थी सर। आपका दिल क्या कहता है इस विषय में? जो आपका दिल कहता है, सीडी के विषय में जो उत्तराखंड का दिल कहेगा मैं वो मान लूंगा। आप जो मैं कह रहा हूं, न्याय से भी बढ़ करके जन न्याय होता है। यदि जन न्याय ये कहता है कि हरीश रावत को जैसा वो बताने की चेष्टा कर रहे हैं वही है, तो मैं सर झुका करके आदेश पालूंगा। नहीं तो मैं तो सबसे पहले से निवेदन कर रहा हूं, पूरी सीडी को देखिए तो सही। एक बेचारा दिखाई दे रहा है और एक ऐसा दिखाई दे रहा है जिस तरीके से जो है बकरी को बलि की तरफ ले जाने के लिए उसको कभी घास देता है, कभी चुग्गा देता है, कभी नमक देता है, कभी कुछ देता है, और खुद ही दे रहा है, खुली बोली लगा रहा है, खुद ही कुछ कर रहा है। और उसके बावजूद भी आप सीडी कह रहे हैं, तो मैं तो समझ रहा था कि आप लोग खुद ही उसकी सीटी बजा देंगे। सर, विजय बहुगुणा जी ने कहा है कि जो फैसला हाईकोर्ट ने दिया है सर, ये उन्होंने अपनी जैना सीमा क्षेत्र से हाईकोर्ट पर टिप्पणी कर नहीं, वो स्वयं जज रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी चीजें सीमा क्षेत्र को सबसे बेहतर समझते हैं, और बॉम्बे में वो उनकी बनाई हुई सीमाओं को आज भी लोग नापने का काम कर रहे हैं। हरीश रावत राज्य के मुख्यमंत्री हाईकोर्ट के फैसले के बाद, क्योंकि विधानसभा बरकरार है और इन सब के बीच बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई मायनों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के कई मायने हैं, क्योंकि हरीश रावत ने जिस तरीके से बिना कुछ कहे सारी बातों को कहना चाहा, वो बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, इनकार नहीं किया जा सकता।
उन्होंने खुद को रास्ते का पत्थर बता दिया। जब उनसे सवाल किया गया आप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला कि लोग जहां बैठा दें हम वहीं बैठ जाते हैं और लोग जो बना दें हम वहीं बन जाएंगे। जब ये बात आई कि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अब केंद्र सरकार उस दिशा में जा रही है तो अब आपकी क्या राय है, तो उस पर उनकी बड़ी सीधे टिप्पणी, वो लोग तो महाबली हैं, शक्तिशाली हैं, चौड़े सीने वाले हैं। आपकी क्या राय है जब इनसे पूछा गया? बोले हम तो सहयोग करना चाहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिंदा रहे, हम लोग सर झुका के चलने वाली स्थिति में है, कटुता भूलना चाहते हैं। ये सारी स्थिति, ये सारी बातें वो क्यों कह रहे हैं? तो आइए जरा गणित भी समझ लीजिए। विधानसभा में सदस्य हैं 71, 9 की सदस्यता रद्द, बचे 62, एक स्पीकर हो गए, बचे 61 में बहुमत चाहिए 33, 31 और हरीश रावत के पास विधायकों की तादाद है 33। बड़ा सीधा सा गणित है। और अगर उसमें अगर आप जोड़ दें कि अगर ये 9 बागी विधायक अगर वोटिंग देने की स्थिति में आए, जो कि हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक उनकी सदस्यता रद्द है और वो वोट नहीं डाल पाएंगे, तब एक स्थिति यह है कि सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि हरीश रावत समझ रहे हैं कि 29 तारीख को क्या होगा और अभी से वो इस बात को लेकर कंफर्म है। इसीलिए अब जिस बात का उन्होंने जिक्र किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इन सबके बीच विजय बहुगुणा क्या कह रहे हैं जरा पहले उसे भी सुन लीजिए। अब हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है तो मैं तो केंद्र सरकार को राय दूंगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे आदेश की समीक्षा करे। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा, वो सर्वमान्य होगा। 29 तारीख को सर फ्लोर टेस्ट की भी बात हुई। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाती है तो जो सुप्रीम कोर्ट आदेश पारित करेगा वो सर्वमान्य होगा, वो अंतिम आदेश होगा। ये आदेश अंतिम आदेश नहीं है क्योंकि इस आदेश को चुनौती दी जा सकती है। अगर नहीं कुछ नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिफाई नहीं करेगा तो इसको फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर टेस्ट में कितनी उम्मीद है? फ्लोर टेस्ट में देखिए लोग आत्मा की आवाज सुनकर के क्या वोट देते हैं, मैं अभी क्या बताऊं। विजय बहुगुणा दरअसल वो चेहरा है जो कि राजनीतिक तौर पर हरीश रावत के खिलाफ पहल करने वालों में से एक, इसीलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण है। वो केंद्र सरकार को सुझाव दे रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट का रास्ता पकड़ें, और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अगर केंद्र सरकार पकड़ता है, इस पे हरीश रावत का कहना है कि वो तो महाबली हैं, शक्तिशाली हैं, चौड़े सीने वाले लोग हैं, लेकिन हम तो चाहते हैं कि उत्तराखंड का विकास हो, भला हो, हम कटुता भूलने को तैयार हैं, हम विकास चाहते हैं। और उन्होंने बड़े सिलसिलेवार तरीके से मार्च और अप्रैल का गणित भी समझाया इस लिहाज से जैसे एक मुख्यमंत्री के सामने क्या क्या चुनौती हो, या 1 बरस के बाद अगर चुनाव होना है तो जनता को क्या मैसेज देना है, इसको बहुत ही महीन तरीके से हरीश रावत ने इस धागे को पकड़ा। बालूनी साहब, विजय बहुगुणा का सुझाव केंद्र सरकार को है सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खटखटाइए। हमारे पास भी संकेत आए हैं सुप्रीम कोर्ट का रास्ता ही वहां दस्तक दी जाएगी, लेकिन 2 सवाल बड़े महत्वपूर्ण निकल कर आए हैं इस पूरी प्रक्रिया में। किसी भी राज्य के विकास के लिए जिसका जिक्र प्रधानमंत्री करते रहे हैं और बीजेपी भी करती रही है और गाय बगाए कांग्रेस भी करती रही है, विकास होना हो जिक्र जरूर हुआ है, तो विकास के रास्ते में राजनीतिक तौर पर इस तरीके का टकराव सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया के मद्देनजर अभी हाई कोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट की दिशा में चीजें टाल देनी चाहिए, या राजनीतिक तौर पर कुछ बड़े फैसले लेने का वक्त भी एक हाई कोर्ट के फैसले के बाद आपको लगता आया है कि दिशा राज्य के विकास की होनी चाहिए? देखिए प्रसून जी, एक तो हरीश रावत जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत चीजें कही हैं जी, बहुत महीन बोलते हैं, बहुत मधुर बोलते हैं, बहुत मधुर बोलते हैं। हाँ। मैं उसके आगे का एक अति मधुरम, उसके आगे का ये मुहावरा नहीं कहना चाहता हूँ, जो अति मधुर बोलता है उसके बारे में बहुत सारी कहावतें हैं, लेकिन देखिए वो किस तरीके से निचले स्तर की बात करते हैं, मधुर शब्दों में करते हैं। अभी वो ये भी कह रहे थे, उन्होंने केंद्र सरकार में जो बोला वो तो खैर बोला मैं गरीब आदमी हूँ, कंकड़ का पत्थर हूँ। तो वाजपेयी जी, क्योंकि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, मैं उनको जानता हूँ किस तरह के व्यक्ति हैं। हिंदुस्तान के बहुत कम ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिनके पास मर्सिडीज गाड़ी है, उसमें से हरीश रावत एक हैं। ऐसे बहुत कम मुख्यमंत्री को जिनका मर्सिडीज गाड़ी, 2-2 फॉर्च्यूनर गाड़ी हैं, बहुत आलीशान जीवन जीते हैं हरीश रावत। ये मैं बताना चाहता हूँ किस तरह से लोगों को मधुरता से झूठ बोलते हैं, ये मैं आपको उनकी बात से बताना चाहता हूँ। अच्छा बालूनी जी, आप ये बोल रहे हैं हमको भारत के किसी मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो रईसी से सही जीता है। नहीं, लेकिन वो एक मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए। वाजपेयी जी, मैं बता रहा हूँ, रुकिए जरा। लेकिन कोई ये कहे कि मैं कंकड़ पत्थर वाला हूँ और मैं बिल्कुल जमीन पे लेटा हूँ, इस तरह से वो बड़ी प्यार से बातें बोलते हैं। और देखिए, मैं वाजपेयी जी आपको बताता हूँ, देखिए हम लोग उत्तराखंड आंदोलन में लड़े थे। हरीश रावत उत्तराखंड आंदोलन में ये कहते थे कि उत्तराखंड बनाना बेमानी है, उत्तराखंड के लोगों का मन जानिए,
मैं बता रहा हूं आपको, उत्तराखंड के लोगों ने देखा है कि ये उत्तराखंड बनाने का विरोध करते आए, और सबसे पहले जब पंडित नारायण दत्त तिवारी यहाँ मुख्यमंत्री थे, लगातार उनको अपदस्थ करने के लिए षड्यंत्र करते रहे, रोज लोगों को दिल्ली लाते थे, लोगों को खरीदारी करते थे। उसके बाद जब विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने तब भी इनके यही कर्म थे। आज अपने बोए हुए बीज को काट रहे हैं हरीश रावत ने किसी मुख्यमंत्री को, पन्नों को खोल रहे हैं बालूनी जी, ने किसी मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दिया। आप ये ठीक कह रहे हैं, आप कुछ अतीत के पन्नों को खोल रहे हैं। अब हम लोग एच.एन. बहुगुणा का जिक्र मान लीजिए करने लगे और बताएं कि एच.एन. बहुगुणा किस तरह से कांग्रेस से लड़ाई लड़ते थे और विजय बहुगुणा किस तरीके से सीएम बन गए और क्या हुआ। हम उस दिशा में नहीं जान। हम एक मिनट जरा विजय वर्गीय साहब क्या कह रहे हैं, हमारे संवाददाता उनसे बात करेंगे, जरा कीजिए बात। उत्तराखंड पर हाईकोर्ट के निर्णय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश जी, उत्तराखंड का जो मामले पर हाईकोर्ट का निर्णय आया, उससे आपको नहीं लगता कि एम्बेरसमेंट हुई है कहीं पार्टी की, जल्दबाजी में फैसले ले लिए गए थे? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से न्यायाधीश महोदय के बेंच से कमेंट्स आ रहे थे तो हमें लगा था कि इस प्रकार का निर्णय होगा। लेकिन जो फैसला आया, ऐसा लगता है कि आप जिस तरीके की टिप्पणी कोर्ट के ऊपर कर रहे हैं, जिस तरीके से कमेंट्स आ रहे थे, वो न्यायालय के ऊपर सवालिया निशान नहीं खड़े करते? अब ये तो महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी एक बार कहा था कि सबको अपनी अपनी मर्यादाएं रहना चाहिए। ये तो लोग सबको डिसाइड करना, हम सबको समाज को डिसाइड करना है कि कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो मर्यादित थी कि अमर्यादित थी। लेकिन 9 एमएलए जो बागी थे कांग्रेस के, उनके साथ मिलकर आप सरकार बनाने की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि फ्लोर पर आपके पास बहुमत है। गवर्नर से जब आप मिले थे, उन्हीं बागी विधायकों के साथ जाके मिले थे, अब उनकी सदस्यता कोर्ट ने रद्द कर दी है। ऐसे में आपका संख्या बल कम हो गया, तो आप कैसे मेजोरिटी प्रूफ करेंगे? देखिए, रावत सरकार पहले भी अल्पमत में थी, उन्होंने निर्दलियों का, बीएसपी का समर्थन लेकर और अपनी सरकार का बहुमत सिद्ध किया था। आज भी अल्पमत में है और कल भी अल्पमत में होगी। 29 तारीख को हम फ्लोर पर सिद्ध करेंगे। क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? ये निर्णय केंद्र सरकार को करना है। लेकिन जिस तरीके का और भी कांग्रेस के क्या आपके संपर्क में एमएलए हैं जो आपको समर्थन कर सकते हैं? क्योंकि आपका दावा बहुत पहले बहुत ज़्यादा का था, 9 से ज़्यादा 12 का था। नहीं, अब मैं कहता हूँ आपसे कि 29 तारीख को हम फ्लोर पर हमारा बहुमत सिद्ध करके बताएंगे। हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय जी ये थे। कैलाश विजयवर्गीय, कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। जी, यकीनन कई चीजें निकल कर आई हैं इस दौर में, खास तौर से जो आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक तौर पर है, उसमें कांग्रेस सीधे बीजेपी पर आरोप लगा रही है, केंद्र सरकार को घेर रही है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, इसमें कैबिनेट का फैसला है, राष्ट्रपति की मोहर है और अब हाईकोर्ट का एक फैसला है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्थितियां हैं। संवैधानिक तौर पर किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है और अगर उसे चैलेंज किया जाता है किसी राजनीतिक दल के जरिए और उस पर अगर राष्ट्रपति शासन के खिलाफ वो फैसला जाता है, तो उसमें केंद्र सरकार के ऊपर सवाल उठते हैं, क्योंकि फैसला वहीं से निकला हुआ होता है। बालूनी जी, चाहे अनचाहे आप किसी भी रूप में देखिए, लेकिन जो फैसला हाईकोर्ट का है और जो सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी सुनवाई होगी, तो कैबिनेट का निर्णय, राज्यपाल की रिपोर्ट, राष्ट्रपति की मोहर, ये सारी चीजें किसी न किसी रूप में पार्टी बनेंगी ही और इस पर बात होनी ही है कि कितने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सही किया गया है, नहीं किया गया है। और इसके ठीक समानांतर विधानसभा होगी, तो विधानसभा के भीतर के अधिकार जो विधायकों के होते हैं, सरकार के होते हैं, विपक्ष के होते हैं, उससे इतर अगर इस दिशा में गई है, तो अब बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी विधायकों को साथ खड़ा करने की है, बहुमत जीतने की है, क्या है स्ट्रेटजी? देखिए वाजपेयी जी, मैं पहले जब से आपके साथ डिबेट में जुड़ा हूँ, मेरा एक ही बात कहना है कि 18 तारीख को जो था, उस दिन एक संवैधानिक संकट उत्तराखंड के अंदर पैदा हुआ था। और जो आप अभी पीछे मैं देख रहा हूँ स्क्रीन में जो आंकड़े दिखा रहे हैं, वो भी यही इंगित करते हैं कि कांग्रेस के पास उस दिन 33 ही लोग थे, 35 लोगों ने खिलाफ खड़े होकर मतदान किया है, 35 लोगों ने खिलाफ, इनका विनियोग बिल के खिलाफ वोट दिया है। यही मैं कहना चाहता हूं, जब एक बार विनियोग बिल गिर जाता है, किसी सरकार का एक बार बजट गिर जाता है, ऐसा नहीं होता कि 10 दिन बाद बोला कि एक और दोबारा डलवा लिया जाए, ये नहीं है। 18 तारीख को सरकार का फाइनेंस बिल गिर गया है, तो संवैधानिक संकट है, इसलिए यही सोच के केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाया है। और आपके जो आंकड़े स्क्रीन में दिख रहे हैं वो भी बहुत साफ हैं कि 9 कांग्रेस के और हमारे लोगों ने खिलाफ मतदान किया, सरकार का फाइनेंस बिल गिर गया। अब उसके बाद ठीक है, हाईकोर्ट का जजमेंट आया, उसको हम पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो आगे कदम उठाए जाएंगे। मीम अफजल साहब, ये रास्ता जाता किधर है? ये रास्ता बिल्कुल साफ जाहिर करता है कि देश के अंदर डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत मजबूत हैं और को किसी भी तरह से उसको तोड़ने की जब भी कोशिश की जाती है,
तो चाहे कोर्ट हो या आवाम हो, वो उसका सही जवाब देते हैं, डेमोक्रेसी की तरफ वापस ले जाते हैं। मेरा ये मानना है, अभी अजय बैलूनी साहब ने भी कुछ कहा, उससे पहले जो सेक्रेटरी उनके इंचार्ज हैं जी, जिनका ताल्लुक मध्य प्रदेश, अभी वो फरमा रहे थे कि हम लोग अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। मेरी समझ में नहीं आता, जिनके पास बहुमत नहीं था वो कैसे करेंगे। उन कांग्रेस के लोगों के साथ वो कोशिश कर रहे हैं जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया, आज वो उनके हमदर्द हो गए। आपको याद होगा, अभी आप ही के चैनल पर मैं देख रहा था, विजय बहुगुणा जी का बयान आया। ये वही विजय बहुगुणा जी हैं जब वहाँ पर संकट आया था और भूकंप आया था, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको पानी पी पी कर कोसा था और बहुत ज्यादा उनके खिलाफ बयानात दिए थे और उनको हटाने की मांग की थी जी। आज वो उनको सबसे बड़े हमदर्द लग रहे हैं। सियासत के अलग अलग रंग होते हैं और आप तो जानते हैं कि सियासत के अलग अलग रंगों में सियासतदानों का रंग कैसे बदलता है, तो ये वही रंग बदलने वाली बात है। मैं समझता हूँ कि हाईकोर्ट ने जो कुछ भी कहा है वो हिंदुस्तान की तारीख में एक अपने आप में एक अनोखा वाकया है और उससे साबित होता है। देखिए मीम अफजल साहब, आप हमारे साथ एक मिनट बने रहिए। हम जरा सा हमारे साथ जो कि बालूनी साहब भी बने हुए हैं और जिन इश्यूज को आप उठा रहे हैं और जिन इशू की तरफ अब उत्तराखंड और देश की नजर है, सरकार के किस रूप में बनेगी, कैसे बनेगी, हम लौट रहे हैं, लेकिन तुरंत पहले खास खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं अब तक की। हर राजनीतिक दल और नेता अपनी बात कह रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पहले वहीं चलते हैं। On 28th, what is astonishing is that the chief minister wrote back twice saying, I wholly agree with the floor test and as per your direction we will have it on 28th. This is the first time in the history when the chief minister is agreeing with the governor and yet president's rule is imposed. Friends, this is the first time when the governor wrote 8 reports, mark my words, 8 reports between 18th and 26th of March. In those reports, he discussed the speaker's role, the proceedings on the floor in the appropriation bill, the so-called sting. But after discussing them in 8 reports over 1 week, not once did he do 2 things required. One, he never said there is failure of constitutional machinery. That's a condition precedent to 356. And he never said, I, the governor, therefore recommend President's rule. So this is a recommendation of President's rule by the Central Cabinet without 8 reports of the governor so recommending. On 25th of March, Friday, the disqualified MLAs go and seek a stoppage of disqualification proceedings. The High Court rejects their writ petition. On 26th Saturday, the Speaker hears the disqualified MLAs for 4 hours and closes the hearing, but at their request, repeated request, he wrongly, according to us, extends it to Sunday. After the Speaker, after the futile attempt to stay on Friday, the Cabinet meets on Saturday at 9 or 10 p.m. and recommends to the President of India. The Governor disqualifies on Sunday, the President recommends on Sunday. It is most unfortunate that in the process of the Cabinet proceedings, for the first time on 26th, a BJP party official letter is also given and becomes the basis of the consideration process, saying that MLAs of the BJP are also being sought to be won over. An allegation never made before the 26th. The allegation in this thing was that those 9 are being attempted to be won over, not the BJP MLAs. The court rightly holds that this is absolutely unheard of. The central government is not a private party. The central government has responsibility, and every time they take cover of the President's name, remember, it is the central government. The President has very limited role because he has to sign. At the most he can refuse once. Friends, I must remind you that President's rule is justified even though both the Governor and the incumbent Chief Minister agreed 5 times, 3 letters from Governor, 2 from CM, to have a floor test on 28th.
Have you ever heard this in 356? Friends, nothing new happens from 18th of March to 25th. One solitary alleged sting operation and a letter from the BJP party officially on 26th virtually becomes the basis of President's rule by the cabinet on Saturday 26th evening. The law is clear. Rameshwar was based only on corruption and horse trading allegations, only. Bommai was based on horse trading and corruption allegations. The court said when there is horse trading and corruption, all the more reason to have a floor test. President's rule is not the answer. President's rule will give a time period, a window for more corruption and more floor trading, of more horse trading. As we said, we are giving horses a bad name. Ultimately, the law is very clear, and that law was deliberately, consciously violated by the central government, who should know that law very well. Arguments were made that even though, from the central government, that even though the courts are barred from reviewing the speaker's conduct inside the house, the whole president's rule is based on a superstructure that the speaker refused a division. First point is that assume the speaker refused a division, even the Supreme Court of India is barred from looking into the speaker's conduct on the floor of the house under Article 212. So the argument was made, even if the Supreme Court is barred, the president of the central government is not barred, because the article says courts are barred. Now let me tell you that the whole edifice of the central government 356 was that 35 out of 68 MLAs demanded a division on 18th. That edifice is non-existent because only 27 MLAs signed a memorandum of the BJP. Those 9 MLAs did not sign till they sent a second memorandum at 11:30 in the night after the floor test was over, after the voting was over. The judgment records all this. It is not a question of your government or my government. It is not a question of state X or state Y. Ultimately, the central government is the custodian of a very rare emergency power. Remember, 356 is put in that part of the constitution which deals with emergency powers. It has been now fleshed out by judgments like Bommai and Rameshwar, which have looked at every nook and corner of this power and made it highly, highly circumscribed. तो किसी भी रूप में कौन कौन सी जटिलताएं थी, कौन कौन थे मुश्किलात थे, किस किस रूप में राष्ट्रपति शासन की दिशा में केंद्र बढ़ता चला गया, और राज्यपाल ने जब कहीं भी जिक्र नहीं किया कि संवैधानिक प्रक्रिया उत्तराखंड में ठप है या फिर यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है, बावजूद इसके केंद्र किस तरीके से वहां राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए बेचैन था, बीजेपी किस रूप में चाहती थी, उन स्थितियों को कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत साफ तौर पे तथ्यों के साथ समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। उन्होंने जिक्र बड़ा महत्वपूर्ण किया कि 18 से 26 मार्च के बीच जो 8 रिपोर्ट गवर्नर की सेंटर के पास गई, उसमें सब चीजों का जिक्र था सिवाय इसके कि संवैधानिक प्रक्रिया ठप है या राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। इन दोनों का जिक्र नहीं था। इन सारी स्थितियों के बीच हरीश रावत से हमारे संवाददाता ने बात की है, चलिए वहीं चलते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद हमारे साथ हरीश रावत मौजूद हैं। सर, कोर्ट का फैसला आया और आपके पक्ष में फैसला आया। ये हमारा पक्ष नहीं है, ये उत्तराखंड की जनता का पक्ष है, यहाँ की जनभावना का पक्ष है, और जो आकांक्षा लोगों की इस राज्य के निर्माण के साथ थी, जिस पर 2 जबरदस्त घाव लगाए गए थे, 3 जबरदस्त घाव। एक तो दल बदल पैसे से थोपा गया था, धन बल से थोपा गया था, सत्ता बल से थोपा गया था। दूसरा 356 राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था जब बहुमत हासिल करने का आदेश मिला था, उसको ओवरराइट करते हुए। और तीसरा जो है, जिस प्रकार से एक लोकप्रिय जनप्रिय
बजट को रद्द किया गया था, तो ये 3 घाव दिए थे उत्तराखंड के शरीर पर। मैं न्यायालय का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस पर मरहम लगाया, उस भावना को, वो गहरे घावों पर। और ये जीत हमारी नहीं है, ये देश के सारे लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष ताकतों की जीत है। सर, भाजपा को करारी चोट पड़ी। ये हमारे पीडीएफ के साथियों की जीत है, यूकेडी की, बीएसपी की, निर्दलीय विधायकों की, सब लोगों की जो मंत्री प्रसाद जी के साथ मिल करके कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। ये कांग्रेस के विधायकों की एकजुटता की जीत है। और कुल मिला करके जो है, जिस तरीके से लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील सहिष्णुतावादी ताकतें एकजुट हुई, आकर के खड़ी हुई, जिसमें मीडिया के दोस्त भी हैं, ये उनकी जीत है जो है। मैं इसको एक बड़ी लड़ाई में एक पहला कदम मानता हूं। और मैं समझता हूं कि भाजपा इस से लेसन लेगी, मोदी जी इससे एक सबक लेंगे और अब राज्य को निर्बाध रूप से अपने विकास की गति आगे बढ़ाने में सहयोग देने का काम। सर, एक महीने का वक्त बीता आपके साथ में, आप मुख्यमंत्री थे, उसके बाद 1 महीने तक नहीं रहे और दोबारा उसी पोजीशन पे, तो इस चीज को लेकर क्या कहते हैं? यार, अब सभी को देना पड़ेगा, अलग अलग। देखिए, मैं इस पर कुछ नहीं, यदि कष्ट के बाद राज्य, मेरे कष्ट उठाने से, मेरे तप करने से राज्य का कुछ भला होता है, तो मैं 1 महीने नहीं, मैं 2 महीने, 3 महीने, मैं और लंबी भी तपस्या करने के लिए तैयार हूँ, यदि इससे राज्य का भला होता है और लोकतांत्रिक ताकतों का भला होता है। हाई कोर्ट के इस फैसले का हरीश रावत बेहद सम्मान करते हैं और उन्हें खुशी है कि उत्तराखंड की जनता को सम्मान मिला है हाई कोर्ट के द्वारा। कैमरामैन अनिल बडूनी के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून, आज तक। चलिए, दिलीप सिंह राठौर का ये इंटरव्यू एक्सक्लूसिव। लेकिन इन सब के बीच जिस महीन तरीके से अब जनता की नब्ज को ही सामने रख के हरीश रावत इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर वो नहीं थे लेकिन राज्य का विकास जरूरी, अब हैं तो राज्य का विकास जरूरी, जो भी केंद्र ने किया कटुता भूल जाइए, राज्य का विकास जरूरी, आने वाले वक्त में टकराना दूर की बात है, हम लोग रास्ते के लोग हैं, राज्य का विकास जरूरी है। ये सारी परिस्थितियां कई चीज़ों को बताती है, लेकिन इसके 2 मतलब साफ है। 29 तारीख के लिए बिसात राजनीतिक तौर पर मौजूदा वक्त में हरीश रावत के पक्ष में है, इनकार नहीं किया जा सकता है। 33 विधायक उनके पक्ष में हैं। जो 9 विधायक थे, उनकी सदस्यता रद्द की बात जो है वो वोट नहीं डाल पाएंगे, ये हाईकोर्ट ने बहुत साफ तौर पे दर्शा दिया है। और अब कांग्रेस इसको 3 फ्रंट पे खोल रही है। पहला फ्रंट, केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करना, दूसरी परिस्थिति संघीय ढांचे को दरकिनार करना, और तीसरी परिस्थिति संविधान के साथ खिलवाड़ करते हुए, दल बदल को बढ़ावा देते हुए कहीं ना कहीं उन सारी परिस्थितियों को लेकर आना जिससे सत्ता हमारी हो जाए। ये 3 परिस्थितियों पर अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग तरीके से घेर रहे हैं। एक छोटे से, यह वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के तर्क के आधार पर राष्ट्रपति शासन सही है या नहीं वो टिका हुआ है, तो क्या अरुणाचल प्रदेश में तर्क का आधार ही था या कुछ और आधार थे? और इन सब के बीच बार बार 2 सवाल। धारा 356, संवैधानिक प्रक्रिया ठप हो जाए, राज्यपाल की रिपोर्ट आ जाए कि यहां पर लगाना जरूरी है। इन स्थितियों का जिक्र अगर राज्यपाल ने नहीं किया तो फिर क्यों लगा दिया गया? और अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लगभग पक्का है कि ये जाएगा ही, सवाल इतना ही है कि ये किसी भी हालत में आजकल में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया जाएगा और अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की ही भूमिका वहां भी महत्वपूर्ण होगी। इन स्थितियों में ये पहला मौका आया है जब इस तरीके से राष्ट्रपति शासन को खारिज हाईकोर्ट ने सीधे सीधे किया है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में सूखे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएल के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आईपीएल के मैचों पर इस तरह से पानी जाया नहीं कर सकते। क्या आपको हालात की जानकारी? But then I decided to use the public transport, and now I feel I look like Natha. But don't you worry, the show looks fantastic.